नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। दो प्रदेशों के जनादेश ने देश को फिर से चौंका दिया है। लगातार तीसरी बार हरियाणा में ऐसी ऐतिहासिक जीत की कल्पना शायद भाजपा ने भी नहीं की होगी। 2014 में 47 सीटें मिलने पर उसे पहली बार हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाई थी। इस बार पार्टी वो आंकड़ा भी पार कर गई। सतह पर जो माहौल था उसके आधार पर एग्जिट पोल से लेकर तमाम अनुमान कांग्रेस के पक्ष में थे, मगर भाजपा ने चुपचाप धीरे धीरे माइक्रो मैनेजमेंट से मैदान तैयार कर लिया। उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया से लेकर प्रचार से लेकर जातीय समीकरणों को लेकर पार्टी की रणनीति काम कर गई। अति विश्वास में रही कांग्रेस जातीय ध्रुवीकरण की दोधारी तलवार का खुद ही शिकार हो गई। 9.5 साल सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक था, चाहे सरकार ने कितने भी काम क्यों न किए हों। जमीनी रिपोर्टों के साथ साथ कहीं न कहीं संघ की फीडबैक के बाद भाजपा का कदम शानदार था। बहरहाल दोनों प्रदेशों के परिणाम आने के बाद जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है वो प्रदेश है जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहले विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला और इनके चुनाव जीतने के बाद कुछ सवाल अति महत्वपूर्ण हो गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्य चुनावी वादा है कि वह सत्ता में आने पर अनुच्छेद 370 का बहाली कराएगी। अब वह सत्ता संभालने के लिए तैयार भी है और गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरे चुनाव चुप रही। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अनुच्छेद 370 बहाली कराएगी? दूसरा प्रश्न, एनसी ने राज्य को स्वायत्तता दिलाने का वादा किया है। पार्टी ने वर्ष 2000 में विधानसभा से इसके लिए प्रस्ताव भी पारित किया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर चुकी है। अब देखना होगा कि पार्टी इस वादे पर कैसे अमल करेगी। तीसरा प्रश्न यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई का वादा किया है। इसकी आड़ में पत्थरबाजों को छोड़ने का आश्वासन दिया गया है। तो क्या रिहाई संभव है? क्या रिहाई होगी? एनसी ने 200 यूनिट बिजली व 12 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का वादा भी किया है। इस तरह गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने महिलाओं को 3000 रुपए हर महीने देने को कहा है। नगद भुगतान वाली योजनाओं के जरिए सत्ता में आई कई सरकारें कर्ज के बोझ तले दब चुकी हैं। बिना केंद्र की मदद सैकड़ों करोड़ रुपए सालाना खर्च वाले ये वादे कैसे पूरे किए जाएंगे, इस पर भी नजरें होंगी। केंद्र व राज्य में अलग अलग सरकारों का होना हमेशा से घाटे का सौदा साबित हुआ है। यहाँ एलजी को कई ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिन पर एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से ही सवाल उठाती रही है। अब शासकीय कामकाज में केंद्र सरकार व एलजी से समन्वय बिठाकर राज्य को आगे ले जाना सबसे अहम होगा। खैर, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र के साथ संबंध बेहतर होने की उम्मीद जताई है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, हमें लोगों का ताउन हासिल हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के लिए जो है काम करें और जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालें। हमारे लिए अब ज़रूरी ये बन जाता है कि मरकज़ के साथ एक रिश्ता बनाएं, एक रास्ता कायम करें ताकि जम्मू कश्मीर के जो मुश्किलात हैं, मुतालबे हैं, परेशानियां जो हैं, उनको हम हल करना शुरू करें। भाजपा बेशक जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पा रही है, लेकिन कुछ दिनों हुई तमाम आतंकी वारदात के बावजूद जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव कराकर सरकार ने एक संदेश तो दिया ही है। यहाँ के लोगों ने प्रचंड बहुमत का उपयोग कर भारतीय लोकतंत्र पर भी मुहर लगाया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में इस बार हुआ चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। वहाँ भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद ये पहला चुनाव था। आजादी के 7 दशक बाद भी अनेक लोगों को वोट डालने का हक नहीं था। उन्होंने भी पहली बार इस चुनाव में अपना वोट डाला है। कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा,
लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर और खूबसूरती से खिला है, खिलाया है। जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नंबर में वोट डाले, वो हर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है। हमारा जम्मू कश्मीर कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बार यहां अनुसूचित जातियों के लिए 7 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित की गईं। हालांकि भाजपा को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों का उसे फायदा मिलेगा, लेकिन हैरत नहीं होनी चाहिए कि कश्मीर घाटी के लोग उसे स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। जम्मू हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन घाटी के लोगों ने हमेशा से भाजपा से इतर दलों को ही प्राथमिकता दी है। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को नकारने के पीछे के कारण उनके बयान और भाजपा के साथ पूर्व में किया गया गठबंधन है। फिलहाल की स्थितियों में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तक खुद को पहुंचाने के लिए घाटी के लोगों के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जिताने का ही विकल्प मौजूद था। यही वजह थी कि उन्होंने छोटे निर्दलीय दलों को नकार कर सबसे बड़े दलों को वोट किए। भाजपा घाटी में जिन लोगों के साथ मिलकर अपनी रणनीति को सफल बनाना चाह रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसकी काट ढूंढ ली। पिछले करीब 35 वर्षों से कश्मीरी पंडितों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने बीते 10 वर्षों में उतना कुछ किया ही नहीं जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। अभी भी भाजपा को 29 सीटें मिली हैं। उसका कारण है कि हिंदू समाज के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। इसमें भी लोगों ने पार्टी के बजाय ये वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को दिए हैं। प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान पहली बार खुलकर कहा कि वह विस्थापित कश्मीरी हिंदू समाज का पुनर्वास कराएंगे। यदि इस दिशा में पहले से ठोस कदम उठाए होते तो भाजपा को इससे अधिक सीटें मिलती और वह सरकार बनाने के स्थिति में भी आ सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर भाजपा अपनी रणनीति बनाने में विफल रही। अब चुनाव परिणाम आ चुके हैं। स्पष्ट हो गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर अपने दम पर नई सरकार बनाएगी। ऐसी स्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 हटवाने के लिए पूरे कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन इनके बीच जनता कहां होगी? कश्मीरी हिंदू समाज के पुनर्वास का क्या होगा? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से 90 के दौर की वापसी चाहेगी? क्या 370 की बहाली होगी? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में अपनी भूमिका किस तरह निभाएगी? ऐसे अनेक सवाल जहन में हैं जिनको लेकर तमाम आशंकाएं हैं, लेकिन इन सब के बीच करना होगा हमें इंतजार। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।